तो स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्लेटफॉर्म बाई सत्यम श्रीवास्तव पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन अंगों के बारे में, जो इस साल कक्षा 10 के सिलेबस में भी है। उत्सर्जन अंग, देखिए उत्सर्जन अंग कहते किसे, उत्सर्जन किसे कहते हैं, यानी ऐसे अपशिष्ट पदार्थ जो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, जो हानिकारक होते हैं, बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। यानी हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो हमारी बॉडी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे पसीना है, NaCl यानी नमक भी है, अधिक मात्रा में बन जाए, या बलगम है, बहुत सारी चीजें ऐसे हमारी बॉडी में बनती हैं जिसका बाहर निकलना बहुत जरूरी होता है। तो वो सारे के सारे अपशिष्ट पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना उत्सर्जन कहलाता है। जैसे नॉर्मल भाषा में अगर हम बात करें कि जैसे कोई बच्चा क्लास को डिस्टर्ब कर रहा और मैंने उसे बाहर कर दिया, यानी वो क्या हुआ, अपशिष्ट पदार्थ के रूप में था, मैंने उसको बाहर कर दिया, उत्सर्जन कहलाया। और जिसने बाहर किया वो उत्सर्जन अंग कहलाया। यानी वे अंग जो उन पदार्थों को बाहर निकालते हैं वो उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। यही परिभाषा लिखी कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन अंग कहलाता है, तथा वे अंग जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। देखो उत्सर्जी अंग कितने हैं बॉडी में। देखिए उत्सर्जी अंग बॉडी में मेनली 5 टाइप्स के हैं, यानी 5 प्रकार के हैं। अब कौन कौन से हैं, तो पहला है हमारा त्वचा, जिसको हम स्किन कहते हैं इंग्लिश में। तो त्वचा के बारे में अगर हम बात करें तो त्वचा हमारी बॉडी से क्या निकालता है, पसीना। स्किन हमारी बॉडी से क्या निकालती है, तो पसीना निकालती है। गर्मियों में, अभी गर्मी चल रही है तो देखते होंगे कि पूरी बॉडी में पसीना निकलता रहता है, रोम से, एक एक रंध्र से क्या निकलता है, पसीना। तो पसीना जब निकलता है तो इससे बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, यानी ताप नियमन बनाने कंट्रोल करने में सहायता करता है, यानी हेल्प करता है। दूसरा सीवम निकलता है। सीवम क्या होता है, सीवम जैसे ये नाक पे क्या होता है कि एक तैलीय चिपचिपा पदार्थ होता है। देखिए इसको टच कीजिए, इस पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है। जब सो के उठिए तो नाक को टच कीजिए तो इस पे एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको सीवम कहते हैं। और नमक को भी निकालता है, यानी नमक का भी एक्सर्जन कौन करता है, स्किन करती है। तो नमक का एक्सर्जन स्किन करती है। नमक कैसे, जैसे बहुत ज्यादा पसीना निकला, आप गर्मियों में ब्लैक शर्ट पहन लीजिए और उसके बाद में जब पसीना खूब निकल जाए, उसके बाद जब वो सूखता है तो व्हाइट कलर की लेयर्स जम जाती हैं, जो नमक होता है। फिर दूसरा अंग है हमारा लंग्स, जैसे फेफड़ा जिसे कहते हैं, लंग्स यानी फेफड़ा का क्या काम है, फेफड़ा किस चीज का उत्सर्जन करती है, तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से कैसे बाहर निकालती है, हमने सांस लिया तो ऑक्सीजन गई, और फिर फेफड़े में जो प्रक्रिया होती है, हमने फेफड़े वाले चैप्टर में पढ़ाएंगे, तो उसमें क्या होता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को, सांस छोड़ा हमने तो क्या निकला, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकली। यानी फेफड़ा किसका उत्सर्जन कर रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का। साथ ही साथ जल वाष्प को भी बाहर निकालती है। जल वाष्प जैसे जब ठंडी का मौसम होता है, अभी ठंडी का मौसम आने वाला है, तो जब मुंह से भाप निकलती है वो वाष्प होती है, तो उसका भी उत्सर्जन कौन करता है, फेफड़ा। और बलगम का भी उत्सर्जन फेफड़ा करता है। जैसे सर्दी हो जाती है तो सर्दी जब होती है तो बलगम का उत्सर्जन नाक या मुंह नहीं करता, उसका प्रोसेस करने वाला है फेफड़ा। भले निकलता नाक या मुंह से, लेकिन प्रोसेस कौन कर रहा है, फेफड़ा कर रहा है। फिर तीसरा अंग है हमारा बड़ी आंत है। बड़ी आंत क्या करता है कि अनपचे पदार्थों को बाहर निकाल देता है। हमने पाचन तंत्र में पढ़ा था कि अनपचे पदार्थों को शरीर से बाहर निकाल देना किसका काम है, बड़ी आंत का काम है, जिसको हम काइल कहते हैं। क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। यानी जो हमारी बॉडी में अनपचा हुआ भोजन होता है उसको बॉडी से ये क्या करता है, निकाल देता है, जो काम करता है बड़ी आंत का काम है। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा यकृत। यकृत बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। हमारी बॉडी में बहुत ही खतरनाक जो पदार्थ बनता है वो अमोनिया होता है। अमोनिया बहुत ही खतरनाक पदार्थ होता है। तो यकृत क्या करता है कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अब मैटर ये है कि यूरिया में तो बदल गया, लेकिन अगर ये यूरिया बॉडी में बनी रहेगी, इसको बाहर नहीं निकाला गया, तो होता क्या है कि यूरिया 2 से 3 घंटे के पश्चात फिर से अमोनिया बन जाती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है बॉडी में। तो यकृत ने अमोनिया को यूरिया में बदल दिया। अब यूरिया क्या होता है कि यूरिया वृक्क के पास जाता है और वृक्क क्या करता है कि यूरिया को फिल्टर करके यूरिन बदल देता है, और फिर आप जानते हैं कि यूरिन को यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। यानी हमारा अब मेन जो उत्सर्जन अंग है वो क्या है, ये वृक्क, ये हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है।
मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा कौन सा हुआ? तो मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा हुआ वृक्क, यानी किडनी जिसको कहती है, ये किडनी होती है। किडनी हमारी मुख्य उत्सर्जी अंग हो गई। क्या तो समझ में आया कि अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर कर देना उत्सर्जन कहलाता है, तथा वे अंग जो इन पदार्थों को शरीर से बाहर करने में सहायक होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। कितने प्रकार के? तो 5 प्रकार के। पहला, त्वचा या स्किन। स्किन क्या करती है कि पसीने को बाहर निकालता है, और साथ ही साथ सीवम और नमक को भी क्या करता है? शरीर से बाहर निकालता है। दूसरा हो गया हमारा फेफड़ा, लंग्स, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और किसको बाहर निकाल रहा है? बलगम को बाहर निकालता है। और तीसरा इंटेस्टाइन, जिसको बड़ी आंत कहते हैं, ये बड़ी आंत निकालता है काइल को बाहर, जो अनपचा हुआ भोजन होता है उसको क्या करता है? बॉडी से बाहर कर देता है। फिर यकृत आता है। यकृत क्या करता है कि बॉडी में जो अमोनिया बन रही होती है उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अच्छा, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब हम पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो बहुत बदबू आती है। तो होता क्या है कि हमने जब बदबू आई तो वहां पे जितना भी वॉशरूम होता है वो होता क्या है कि धीरे धीरे यूरिन में बाहर निकल गया, यूरिया था उसमें। फिर 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद वो धीरे धीरे फिर से किसमें बदलने लगता है? अमोनिया में, और उसी की वो बदबू होती है। और फिर वृक्क, वृक्क क्या करता है कि वृक्क यूरिया को यूरिन में चेंज करके यूरेथ्रा के माध्यम से क्या कर देता है? बॉडी से बाहर कर देता है। देखिए, हम बात करते हैं किडनी के बारे में। किडनी के बारे में पहले हम इसके चित्र के बारे में समझते हैं। किडनी मतलब कैसे कैसे फंक्शन करती, नहीं वर्क करती, इसके क्या क्या कार्य हैं। देखिए, ये हमारा है एक किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी के बारे में, किडनी का स्ट्रक्चर, इसकी जो संरचना है, किडनी की जो संरचना होती है एकदम सेम के जैसी होती है। संरचना एकदम होती है सेम के बीच के जैसी। ठीक। अब देखिए, जो किडनी के ऊपर वाला ये वाली जो ग्रंथि लगी होती है इसको कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो ये अधिवृक्क होती है, इसको अधिवृक्क कहते हैं। ठीक। इसके बाद में अधिवृक्क ग्लैंड जिसपे लगी होती है ये वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट होते हैं किडनी, जिसको हिंदी में कहते हैं वृक्क। हिंदी में वृक्क कहते हैं। और इन्हीं किडनीज के जो रेनल हाइलम होता है, रेनल हाइलम के द्वारा या रेनल हाइलम से जुड़ी जुड़ी एक पतली सी नस आती है जिसको हम कहते हैं यूरेटर। ये वाली, ये हमारी यूरेटर कहलाती है, जिसको हिंदी में कहते हैं मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कहते हैं। और उसके बाद में जहां पे यूरिन स्टोर होता है, अब कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा, तो उसको कहते हैं ब्लैडर, यानी मूत्राशय। ब्लैडर कहते हैं, इसको कहते हैं मूत्राशय। और जिसके द्वारा यूरिन बाहर जाता है बॉडी के तो उसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिसको मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक। तो देखिए, पहली बात तो ये कि ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। संरचना हमारी कैसे हुई? संरचना एकदम सेम के बीच के जैसे संरचना होती है किडनी की। रेनल हाइलम से हमारी मूत्रवाहिनी निकलती है, और यही मूत्रवाहिनी के द्वारा जब जो हमारा मूत्र होता है, यूरिन होता है, वो ब्लैडर में स्टोर होता है। ये ज्यादा बहुत ज्यादा तो इसमें 500 ml नहीं, आधा लीटर के आसपास यहाँ पे ब्लैडर में यूरिन स्टोर रहता है। और फिर जिसके द्वारा हम बॉडी से यूरिन बाहर निकालते हैं तो उसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अब जैसे अगर हम बात करें किडनी की, हमने इसको यहां पे बना लिया, तो किडनी के जो बाहरी भाग होता है, ये वाला बाहरी भाग, जिसको हमने ये ऐसे ऐसे बीच में कलर करके दिखाया है, अलग कलर की चौक नहीं है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कार्टेक्स। और जो आंतरिक भाग होता है उसको कहते हैं मेडुला। यानी अगर याद करने के लिए ट्रिक की बात करें तो मिडिल में मेडुला और बाहर है कार्टेक्स, यानी बाहरी भाग किडनी का कार्टेक्स कहलाता है, तथा मिडिल वाला भाग यानी आंतरिक भाग जो अंदर होता है उसको मेडुला कहते हैं। और ये होता है हमारा रेनल हाइलम। रेनल हाइलम किडनी का प्रवेश द्वार होता है, यानी एंट्री गेट होता है। यहीं से हमारी क्या होती है ना कि जितने भी नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ होते हैं यहीं से एंटर करते हैं। और फिर जैसे इसी कारण यहां पर अमोनिया की जो सांद्रता होती है, यानी NH3 की जो सांद्रता होती है वो सर्वाधिक होती है, यानी मैक्सिमम होती है। यहीं पे नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ एंटर करते हैं। फिर देखिए, अब किडनी की बात करें तो ये होता है मुख्य उत्सर्जी अंग। बॉडी का मुख्य उत्सर्जी अंग हमारा किडनी होता है, और ये रक्त को छानता है। किडनी रक्त को क्या करता है? छानता है। लेकिन अगर बात करें शुद्धिकरण कौन करता है रक्त का, तो रक्त का शुद्धिकरण हमारा करता है फेफड़ा।
रक्त का शुद्धिकरण हमारा करता है फेफड़ा। कैसे करता है? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मौजूद होती है, और ऑक्सीजन मौजूद होती है, जो मैंने प्रोसेस बताया था ना कि हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को लेके जाती है और बॉडी की एक एक कोशिकाओं में पहुंचाती है, ये सारी चीजें तो हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसका कार्य क्या है कि यह यूरिन निर्माण करता है, नहीं मूत्र का निर्माण करता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी के पीएच वैल्यू को भी क्या करती है? कंट्रोल करती है। पीएच वैल्यू जैसी एसिडिक है या बेसिक है, नहीं एसिड है या बेस है, जो उसके पीएच वैल्यू को कंट्रोल करती है और जहर को निष्क्रिय कर देती है। जहर को भी ये निष्क्रिय करने का काम करती है, क्योंकि अल्ट्रा फिल्टरेशन होता है इसमें। और इनकी संख्या तो नॉर्मल सी बात है कि 2 है, और भार लगभग 140 ग्राम होता है, लगभग 140 ग्राम। अब देखिए, अगर इसकी झिल्ली की बात करें कि किडनी की झिल्ली का क्या नाम है, यानी किडनी की झिल्ली क्या कहलाती है, तो वो होती है पेरिटोनियम। क्या कहलाती है? पेरिटोनियम। जैसे ब्रेन की क्या झिल्ली का नाम क्या होता है? मेनिंजाइटिस। हृदय की पेरिकार्डियम, फेफड़े की तो प्लूरा मेम्ब्रेन होती है। ऐसे ही जो किडनी की झिल्ली होती है वो पेरिटोनियम कहलाती है। किडनी का बाहरी भाग हमने बताया कि कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, और प्रवेश द्वार हमारा रेनल हेलियम होता है, जहां पर अमोनिया का सांद्रण सर्वाधिक होता है, यानी अमोनिया सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। और इसकी यूनिट होती है नेफ्रॉन। किडनी की यूनिट होती है नेफ्रॉन। यह लगभग 8 लाख नेफ्रॉन यूनिट से यूनिट मतलब जिन चीज से मिलकर बना है किडनी, यानी जिस चीज से मिलकर बना होता है। जैसे अगर हम बात करें दीवार की, तो दीवार किससे मिला है? ईटा, सीमेंट, मोरंग, इन सारी चीज से मिलकर बना होता है, लेकिन यूनिट क्या है? ईंट है। तो ऐसे ही किडनी हमारी क्या है? किडनी की यूनिट क्या है? किससे मिलकर बनी है? तो नेफ्रॉन से मिलकर, लगभग लगभग 8 लाख नेफ्रॉनों से मिलकर बनी होती है। तो ये एड्रिनल ग्रंथि है, जो किडनी के ऊपर एक व्हाइट कलर की ऐसे ऐसे ग्लैंड होती है, उसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये हमारी किडनी हो गई, एकदम सेम की जैसे इसकी संरचना होती है। और यही रेनल हाइलम से एक पाइप जैसी निकलती है, नसें निकलती हैं, जिसको हम यूरेटर कहते हैं। और वहीं पे एक ब्लैडर होता है, जिसमें लगभग आधा लीटर तक यूरिन स्टोर हो सकता है, तो उसको हम कहते हैं ब्लैडर। और फिर जिस मार्ग से यूरिन बाहर निकलता है तो उसको यूरेथ्रा कहते हैं। रेनल हाइलम के पास अमोनिया की सांद्रता ज्यादा होती है, क्योंकि इंट्रीगेट है, आपको पता है इंट्रीगेट पे सब चीज सर भीड़ ज्यादा होती है, तो इसी कारण यहाँ पे क्या नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ यहीं से एंटर करते हैं, इसके कारण यहाँ पे अमोनिया की मात्रा सर्वाधिक होती है। क्लियर है? हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन क्या होता है और नेफ्रॉन की संरचना कैसी होती है, तो ये हमने बनाई है नेफ्रॉन। देखो, नेफ्रॉन एक यूनिट होती है, जिसको जब जूम करके देखा गया तो उसकी संरचना कुछ इस प्रकार की दिखाई गई। यहाँ पे नेफ्रॉन में होता क्या है कि ये जो तुम्हें गुच्छे वाली संरचना दिख रही है, ऐसे गुच्छे टाइप की, इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस, जो मेनली अल्ट्रा फिल्टरेशन का काम करती है, यानी परानिस्यंदन का काम करती है। परानिस्यंदन में क्या होता है कि ये रक्त के कणों को छानता है, और रक्त के कणों को इतना छान देता है कि ये विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, यानी जितने भी आवश्यक पदार्थ हैं उनको भी छान देता है, और सिर्फ रक्त को रखता है, यानी शुद्ध रक्त को रखता है। और क्या करता है? शुद्ध रक्त को फिर से वापस भेज देता है। यानी जैसे हमने परानिस्यंदन क्या बताया कि जैसे बॉडी में यूरिन निर्माण हुआ, यानी नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ आए, और नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ आए, किडनी में पहुंचे रेनल हाइलम के माध्यम से, उसके बाद में ग्लोमेरुलस के पास पहुंचे, तो इसने क्या किया कि यूरिया, यूरिन, इन सबको छानकर साथ साथ ग्लूकोज, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सारे आवश्यक पदार्थों को क्या करता है? छान देता है, और रक्त को एकदम शुद्ध कर देता है। यानी आवश्यक पदार्थों को भी निकाल देता है, विटामिन भी निकल गई, प्रोटीन भी निकल गया, और भी जितने आवश्यक पदार्थ है वो भी निकल गए, और उसको एकदम शुद्ध कर देता है रक्त को। और फिर क्या करता है? रक्त को बॉडी में भेज देता है। फिर होता क्या है कि इसके बाद जब आगे बढ़ता है तो जाता है बुमेन कैप्सूल पे या बुमेन संपुट पे, जिसको कहते हैं। और वहां क्या होता है कि पुनः अवशोषण की क्रिया होती है। वो कहता है अरे, इसने तो सब कुछ छान दिया। तो वुमेन संपुट क्या करता है, यानी कैप्सूल क्या करता है, वो आवश्यक पदार्थों को पुनः अवशोषित कर लेता है। यानी जो उसके आसपास की जो पतली पतली कोशिकाएं होती हैं, वो क्या करती हैं कि उन सभी आवश्यक पदार्थों को क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती है। और जब अवशोषित कर लेती हैं, लेकिन उसने सिर्फ आवश्यक पदार्थों को अवशोषित किया है, लेकिन यूरिया को अवशोषित नहीं करता, और यूरिया को डायलिसिस के माध्यम से क्या कर देता है? अलग कर देता है। यानी अपोहन के माध्यम से यूरिया को क्या कर देता है? अलग कर देता है। ये तो हमारा परानिस्यंदन हो गया कि ग्लोमेरुलस अल्ट्राफिल्ट्रेशन का कार्य करता है। आता भी क्वेश्चन कि ग्लोमेरुलस निम्नलिखित में से क्या कार्य करता है, तो परानिस्यंदन का कार्य करता है। मेन काम ग्लोमेरुलस का, यानी नेफ्रॉन में ग्लोमेरुलस वाला भाग परानिस्यंदन का कार्य करता है। क्या करता है कि रक्त के कणों को छानता है और शुद्ध रक्त को शरीर को फिर से वापस भेज देता है। अब रक्त के कणों को छानना, तो इसने सब कुछ, जितने भी, इसको नहीं पता क्या करना था, आवश्यक पदार्थ सिर्फ इसको रक्त को भेजना था शुद्ध करके, रक्त इसने भेज दिया, बाकी विटामिन और ये सारी चीजें जितनी आवश्यक चीजें थी उनको क्या कर देता है?
आगे भेज देता है, और आगे भेजने पर उसको मिलता है बुमेन कैप्सूल यानी बुमेन संपुट, और उसके पास जाता है तो ये क्या करता है कि आवश्यक पदार्थों को अपने पास रख लेता है, यानी जो उसके आसपास की कोशिकाएं होती हैं पतली पतली, वो इनको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, जिसको हम कहते हैं पुनः अवशोषण, यानी आवश्यक पदार्थों का पुनः अवशोषण कहाँ होता है, तो बुमेन संपुट में होता है, और यूरिया को डायलिसिस के माध्यम से बाहर कर देता है। अब यूरिया आगे चल के कहाँ गई, नेफ्रॉन के पास गई, ये वाली नेफ्रॉन के पास गई, तो नेफ्रॉन क्या करता है कि यूरिया को यूरिन में बदल देता है, और जब नेफ्रॉन यूरिया को यूरिन में बदल देता है तो उसके पश्चात क्या करता है बंदा, या कोई भी हो, मनुष्य या जो कोई भी हो, कोई भी एनिमल हो, क्या करता है, यूरिया को यूरिन में जब बदला तो यूरिन को बॉडी से यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कुल मिला के अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस करता है पुनः अवशोषण, बुमेन संपुट करता है, और नेफ्रॉन क्या करता है कि यूरिया को यूरिन में बदलकर बॉडी के बाहर निकाल देता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।